हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अभी फिलहाल शामिल हूँ यहाँ पे मलाड में निक इनके साथ। निक, हम काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जिनके इवेंट्स देखते हैं। काफी सेलिब्रिटीज हमारे फेवरेट्स होते हैं। तो इनमें से जब कुछ सेलिब्रिटीज को हम पसंद करते हैं, उनके इवेंट पसंद करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि उन्हें एक साथ लाना, उन्हें मैनेज करना जो इतना टफ काम है, वो कौन करता है? काफी लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा के पीछे रह के बड़े बड़े चेहरों को एक पर्दा देते हैं, वो पर्दा खोलने का काम करते हैं। तो आज हम ऐसे ही इंसान से बात करेंगे जिन्होंने ये काम किया है पर्दे के पीछे रहकर। पर्दे के पीछे काम करना सर काफी टफ रहा है। तो जब ये काम हम करते हैं, तो आज हम ये इस इंटरव्यू में जानेंगे कि ये कितना टफ काम है। काफी लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आना, पर्दे के आगे आना, लेकिन जब आगे चलने वाले इंसान को पता नहीं होता है कि उसे कितना बैक सपोर्ट पीछे से दिया जा रहा है। तो जो ये बैक सपोर्ट देने वाले हैं, जो आज हम उनके साथ हैं, सेलिब्रिटी मैनेजर निक जी के साथ हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे, आपका स्ट्रगल हम जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है जिनके साथ आपने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ एक मैसेज भी सर लोगों को देंगे जो इस इंडस्ट्री में आने की चाह रखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हेलो सर, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो क्या कहेंगे, कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब काफी बार हम जब कोई फील्ड चूज करते हैं, काफी बार मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि ऐसे काफी स्टोरीज है जो हम कभी चूज नहीं भी किए हैं, तो अचानक से हमें कोई इंस्पिरेशन मिल जाता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है कि हम सोचते हैं हमें इस फील्ड में जाना है। तो आपकी क्या स्टोरी है इस चीज को लेकर? अच्छा, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। और मैं अपनी जर्नी से शुरू करता हूँ। मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही है। एंड आपको मैं बताऊं कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत जल्दी ऑफ हो गए थे। माय मॉम वे बैक इन 99 एंड डैड इन 2005। तब मैं बहुत यंग था, छोटा था, और हम लोग को पढ़ना भी था। लेकिन कैसा था कि मेरे को हमेशा याद है, मेरे फादर हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे। मतलब उनको भी एंटरटेनमेंट फील्ड से बहुत लगाव था, और वो अपने छोटे लेवल पे इवेंट वगैरह करते रहते थे। और मेरा कैसा था कि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ और आर्टिस्टिक नेचर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा था कि पढ़ाई पे लोग उस टाइम पे प्रेशर रहता था कि मतलब लोग जॉब्स के लिए देखते हैं, ये देखते हैं। पर कैसा हुआ कि जब मेरे पेरेंट्स ऑफ हुए, तो लाइक मेरा तो कुछ भी मतलब कोई कनेक्शन मुंबई से था नहीं। मैं अपने होम टाउन, मेरा जबलपुर है, एमपी से हूँ। और वहां पे अभी तो जैसे सोशल मीडिया कनेक्टिविटी इतनी हो गई है, लेकिन वो टाइम इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो कैसा था कि हमारे सामने एक ब्लैंक था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप में भी जाना है तो फिर कोई स्कोप नहीं है, किससे मिले, किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। तो मैंने अब, क्योंकि आर्ट मेरे पास में था और मैं कोरियोग्राफी भी करता था, मतलब अपने लेवल पे पर्सनली। और उस टाइम पे मैं फैशंस में काफी कोरियोग्राफी करता था। और मैंने कॉलेज लेवल पे भी मॉडलिंग वगैरह की थी। एंड मेरे कैसा है कि डिसेंट लुक रहे हैं मेरे हमेशा से। तो उस बेसिस पे मैंने क्या किया कि मैंने एक जब मेरा थोड़ा पढ़ाई बड़ौदा में भी हुआ, गुजरात में, तो मैं वहां जाता आता रहता था। तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी वस्त्र कला करके। तो वैसे ही मुझे काम भी चाहिए था और मुझे पढ़ना भी था, और पैसे होते नहीं थे, और कोई फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। तो कैसा था कि मैं बहुत पैदल चलता था, भंडारे में खाता था, ये सब तो थे ही। कैसा था कि वहां से तो मेरा स्ट्रगल तो जब पेरेंट्स ऑफ हुए तब से शुरू हो ही गया था। फिर मैंने क्या किया कि वहां से फिर मैं वर्कशॉप छोटे छोटे करने लगा। जैसे मेरी तरह और भी यंग लोग थे जिनको मतलब फैशंस में आना था। आज उस मतलब वो टाइम पे फैशन डिजाइनिंग थोड़ा सा उठ रही थी। एंड जैसे कि ये प्रियंका चोपड़ा वगैरह जो मतलब मिस वर्ल्ड बनी थी और ये सब था, तो एक थोड़ा सा रेवोल्यूशन आ रहा था हमारे इसमें। तो लोगों को ये था, तो फैशन शोज, मॉडलिंग, उस समय बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोस आया करते थे। लोगों को मॉडलिंग की तरफ ज्यादा जाने का वो हो रहा था। तो मैं छोटे छोटे वर्कशॉप्स करने लगा और वहां से कुछ इवेंट्स वगैरह करने लगा। तो मतलब वहां पे फिर somebody spotted me, मतलब एक गुजरात के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने मेरे को एक गुजराती फिल्म ऑफर कर दी। तो
मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो व्हाटएवर कम्स तो मैं उसको एक्सेप्ट करते जाता था, क्योंकि मुझे सरवाइव करना था अल्टीमेटली। तो मैंने कैसा किया कि मैंने एक्सेप्ट किया, और हम लोगों के गाने वाने भी रिकॉर्ड हुए वहां पे। और गाने रिकॉर्ड होने के बाद फिर मैं वेट करता रहा, मूवी होगी तो मुझे कुछ काम मिलेगा और मैं कुछ जान पहचान बनेगी तो काम आएगा, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड फिर अगेन बैक टू स्ट्रगल हो गया, काम नहीं था और वही लाइफ थी। लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब यू कैन से कुछ साल बाद, मुझे कॉल आया मुंबई से सेम प्रोड्यूसर का कि हम गुजरात की जो फिल्म बना रहे थे उससे बेटर तो हम हिंदी फिल्म बनाए, क्योंकि मार्केट बड़ा है। तो उन्होंने एक मूवी अनाउंस की हुई थी, एंड उस टाइम पे प्रीति जंगियानी काफी मतलब उस पे थी, मतलब पीक पे थी। तो उन्होंने बोला था कि ये अपोजिट में करेंगे, और मुझे मूवी ऑफर की उन्होंने, और उन्होंने मुझे बुलवाया यहाँ पे। उस फिल्म के भी अगेन अशोक होंडा स्टूडियो यहाँ पे यारी रोड में, वहां पे गाने वाने रिकॉर्ड हुए उसके। और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर से और बहुत सारे लोगों से, डायरेक्टर से, अमृत श्रीकांत जी उस फिल्म के डायरेक्टर थे, जो कि एनएसडी से पास आउट है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो उनसे मेरे काफी अच्छे टर्म्स बने उस समय में। वो अपना उनकी जो असिस्टेंट थी इंदु पांडे, वो भी काफी फेमस हैं, रेडियो जॉकी रही है उस टाइम पे, तो वो असिस्ट कर रही थी, तो उनसे भी बहुत अच्छे टर्म्स बने। और मूवी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो मूवी भी नहीं हुई। एंड उसके बाद अगेन थोड़े दिन बाद अब डायरेक्टर ने मूवी अनाउंस की, उसमें भी मुझे कास्ट किया, और हमारी मीटिंग रायमा सेन वगैरह से भी हुई और सब कुछ हुई। लेकिन प्रोड्यूसर का कुछ इशू हुआ, लीगली कुछ हो गया, तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर इन द मीन टाइम स्ट्रगल तो चालू ही था। तो मतलब मैं कैसा था कि आई हैव टू सर्वाइव, और पैसा होता नहीं था, और बहुत छोटी सी जगह में रहता था, एंड आई यूज्ड टू वॉक डाउन टिल स्टेशन। फिर मैंने हेल्प मांगी, जो मेरे जानते थे, तो एक उनकी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो उसमें मैं पार्ट टाइम अकाउंटेंसी का जॉब करता था। और मैं यहाँ से ग्रैंड रोड तक जाता था, उन लोगों ने मेरे को ट्रेन का पास बना दिया था, और मैं वॉक करके जाता आता था। फिर उसके बाद हुआ यूं कि मैंने अपना जो स्किल्स था, मैंने बोला कि चलो मैं आई एम इनटू डांस एंड कोरियोग्राफी एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही एक क्लासेस शुरू करते हैं। तो डांस क्लासेस में शुरू कर रहा था। तो मतलब क्या था कि डांस क्लासेस में वो टाइम पे मतलब कैसा था, कभी स्टूडेंट्स होते थे, कभी नहीं होते थे, मगर हमको रेंट हॉल का है, और हम कुछ भी पर्सनल चीजें होती हैं तो वो सब भी होता है। तो उतना कुछ निकलता नहीं था, स्ट्रगल था बहुत ज्यादा। मगर समहाउ जब क्या होता है कि कनेक्शंस धीरे धीरे बनते जाते हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं समहाउ आई गॉट टू नो कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज में थोड़ा सा मेरा कांटेक्ट हुआ। वो लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, और मैं जो विकास मालू जी हैं और जो अमित गुप्ता जी हैं, विकास मालू जो ओनर है कुबेर के, वो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। काफी सारे उनके साथ में इवेंट्स किए, काफी इवेंट्स दिए वो टाइम पे मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ यही है, मतलब मैं इवेंट्स में ही हूँ, एंड मुझ में मैनेजमेंट स्किल्स है, और काफी कुछ सीखते भी जा रहा था, और मुझे पता भी चला कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और इस चीज में मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी। तो समहाउ करने लगा, लेकिन फिर उनका खुद का एक डिपार्टमेंट बन गया इवेंट मैनेजमेंट का, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर इनटू इवेंट्स। तो करते करते फिर मैंने बोला चलो इवेंट्स में तो आ ही गया था, और फिर मैं वहां से, अब क्या होता है कि एक बार आप किसी काम को शुरू कर देते हो तो एकदम से काम भी तो नहीं मिलने लगता। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो उसमें कैसा हुआ कि नेटवर्किंग तो धीरे धीरे बनती है आपकी, और उस टाइम इतना सोशल मीडिया में नहीं हुआ करता था। आजकल कैसा है कि आप पीआर करते हो सोशल मीडिया में, और आपके लोग फॉलोइंग बनती है, एंड आपको कहीं भी किसी भी कॉर्नर से लोग पहचानने लगते हैं, और काम के लिए आपको अप्रोच भी कर लेते हैं। आज सेलिब्रिटीज को भी लोग अप्रोच कर लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन कैसा है कि वो टाइम पे इतना वो नहीं था,
काम ढूंढने जाएं तो कहाँ जाएं और किसके पास जाएं, और वो लोग हमारे पास कैसे आए। तो कैसा था कि वही टाइम पे जब हम कुबेर के साथ में हम जब इवेंट्स कर रहे थे तो हमको काफी सेलिब्रिटीज से भी पहचान हुई। तो अभी कैसा था वो टाइम पे भी और आज भी लोग सेलिब्रिटीज को इवेंट्स में यूज करते हैं, जैसे अपीयरेंस हो या परफॉर्मेंस हो या ब्रांडिंग हो या ब्रांड एम्बेसडरशिप हो, कुछ भी इंडोर्समेंट हो, मतलब आजकल काफी रहता है इसमें। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं समहाउ धीरे धीरे करके मतलब चलता गया और मतलब उस बीच के पैच में भी मेरे को बहुत स्ट्रगल्स थे लाइफ को लेके भी और रहने को भी लेके। तो मेरा तो ये था कि सरवाइव करना है। तो आपका एटलीस्ट एक अंदर से होना चाहिए इंस्टिंक्ट कि मुझे करना है। और जितने भी आप पास्ट के लोग देखेंगे जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके आए हैं, वो इसलिए आए क्योंकि उनके अंदर नेवर गिव अप वाली फीलिंग होती है एंड दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। और वो मतलब उनको होता ही है कि चाहे कुछ भी हो, एनी केस कितना भी हो, मुझे टफ रहना और करना ही है। तो ये थोड़ा सा जुनून भी चाहिए और यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ मेंटली भी और फिजिकली भी। और आपको जैसे सरवाइव करने के लिए आपको ब्रेन की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करे जा रहे हैं और उसके बाद अपना मतलब बिना सोचे समझे आप कुछ गलत डिसाइड करते हैं, तो वो आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। तो उसमें कैसा था कि फिर मेरे को लकीली में एक तो मैं मैनेजमेंट अच्छा है और मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट भी रहा हूँ और कोरियोग्राफी भी अच्छी थी। और मैंने काफी रियलिटी शोज में अप्लाई भी किया था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया उस टाइम पे। तो करते करते समहाउ मेरा मैंने जो इवेंट खुद से मैंने बोला कि बाहर काम मांगने जाए इससे अच्छा व्हाई नॉट मैं खुद करूं ये। तो मैंने एक चीज हमेशा सीखी है कि इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव। जब तक इंसान इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। अभी सोच लेने से तो कुछ होता नहीं है ना। क्या होता है कि आपको इनिशिएटिव लेना भी जरूरी है लाइफ में। तो मैंने बोला कि अभी मतलब मैं लोगों तक जाऊं इससे अच्छा लोग मुझ तक आए, तो मैं ऐसा कुछ ऑफर करूं या मैं ऐसा कुछ करके दूं। तो समहाउ मैंने इवेंट्स के साथ साथ में मैंने ये सेलिब्रिटीज का पैकेज वगैरह भी शुरू कर दिया और करना भी शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती गई और मैंने मतलब काफी हर तरह के इवेंट्स कर लिए। मेरी लॉन्च इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स। और बीच में मैंने 1-2 साल मैंने जॉब भी की, लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया है कि जॉब करके आप काफी सारी चीजें बाउंड हो जाती हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी दूसरे की क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको वर्क करना है। और यदि आपको ग्रो करना है और आपको आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तो मेरा ये मानना है कि आपको खुद पे विश्वास रख के और खुद को क्रिएटिव होके आगे बढ़ना जरूरी है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और मैंने वही किया। और फिर मैं बढ़ते मैंने काफी इवेंट्स तो किए ही हैं, सेलिब्रिटीज मैनेज भी की हैं, एक्सक्लूसिव भी और नॉन एक्सक्लूसिव भी कर रहा हूँ अभी। बहुत सारे इवेंट्स कर भी रहा हूँ, ब्यूटी पेजेंट्स किए हैं, बहुत जगह गेस्ट में भी गया हूँ। तो एंड पैन इंडिया बेसिस पे लोग मुझे जानने भी लग गए हैं, maybe in terms of events, maybe in terms of networking। और अब ऐसी सिचुएशन आई है कि अभी मुझे लोगों तक नहीं जाना पड़ता, लोग मुझ तक आते हैं और लोग मुझे रिकग्नाइज भी करते हैं उस चीज में। और अब मेरा ये मानना है कि अभी मुझे इससे आगे और भी जाना है। अभी मैंने शुरुआत की है, मेरा खुद प्रोड्यूसर भी हूँ और मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री भी प्रोड्यूस की है और मैंने खुद डायरेक्ट भी की है, कॉल हिडन ट्रेजर्स ऑफ गोवा, जो कि अभी एमएक्स प्लेयर और हंगामा टीवी और वोडाफोन पे स्ट्रीम कर रही है। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने
खुद के बलबूते पे प्रोडक्शन कुछ में हाँ। ही कुछ प्रोड्यूस करूँ। हुँ, और आई हैव बीन पार्ट ऑफ म्यूजिक वीडियो का जर्नी में भी। और मैं लेवल हेड भी हूँ एक कंपनी में। हाँ, तो मतलब उसके बाद कैसा हुआ कि जो मैंने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म की, हुँ, निक मीडिया कंपनी का नाम है बेसिकली। तो ये जो कंपनी है ये डॉक्यूमेंट्रीज, एवीज, शॉर्ट फिल्म्स, हुँ, हुँ। फिल्म्स ये सब करती है, प्लस इवेंट मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करती है। और अभी हम लोग कुछ मूवीज एंड वेब सीरीज का भी कुछ हुँ, प्लान हम हुँ। लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्टिविटीज है और मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे आगे जाके मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है वो काफी बड़े और ग्रो करे और मैं भी उस हुँ, लेवल पे हुँ। पहुंचूं जहां लोग हैं। तो सर कभी ऐसा नहीं लगा कि पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, तो कभी आगे आए, कभी मतलब फेस करे कैमरा को, कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई मतलब? हाँ, तो ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझ में वो चीज़ तो पहले से ही थी, हुँ, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट के तौर पे बुलाया गया था और मुझे ऑफर भी हुआ। हुँ। तो ये चीज़ जो आप आर्टिस्ट हो तो आपके अंदर से आर्ट जाता नहीं है, वो उसे जाता कोई नहीं। मार नहीं सकता। तो वो तो रहता ही है और मैंने काफ़ी कुछ किया भी। हुँ, मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी किया था यारो यारा बीएमजी क्रेसेंडो का। तो वो काफी मतलब म्यूजिक चैनल्स पे भी था। मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की रोड सेफ्टी के ऊपर। और काफी कुछ स्टिल शूट्स वगैरह भी किए। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक है वो चीज कि मैं कभी ऐसा हुँ। मौका मिला या मुझे ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं जरूर आई वांट टू एक्सप्लोर और मैं करना चाहूंगा। क्योंकि मेरी जो मैंने कभी कोई बाउंड्रीज बनाई नहीं है हुँ, और मैं हुँ। जो चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने अभी इतना सब हमें स्ट्रगल के बारे में बताया है, तो अभी आपके जो प्रोजेक्ट्स पहले भी रहे हैं, जो आपने किए हैं और जो करने की इच्छा है, वो तो आपने पहले ही बताई है, लेकिन जो किए हैं, उनके बारे में थोड़ा इन डिटेल हमें बताइए? तो कैसा है, इवेंट्स और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट तो हम लोगों ने किया ही है। प्लस अभी हम लोगों ने काफी हुँ, सारे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज की हैं। एसटी बस यूनियन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री की है जिसमें सीएम साहब वो टाइम पे पृथ्वीराज चौहान हुँ, साहब हुँ, थे। तो हुँ, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, रो दिए थे। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा था कि जो एसटी बस है वो मतलब खुद बात करती है हुँ, पब्लिक हुँ, से। हुँ, हुँ। और वो कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया था। और क्या होता है कि लोगों के गुस्सा भी बस पे निकालते हैं, तोड़ फोड़ हो। हुँ, हुँ। और मतलब लोगों का एक जरिया है बस, जो गुस्सा मतलब निकालने का डेली कहीं न लाइफ हाँ, लाइन हाँ। है। लेकिन लोग उस गुस्सा भी उसी बस पे निकालते हैं, तो ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। और काफी लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। प्लस अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी की है, हिडन ट्रेजर्स ऑफ गोवा, जैसा कि मैंने बताया हुँ, था, जो एमएक्स प्लेयर पे भी है, वोडाफोन पे भी है, हंगामा पे भी है। उसका ये है कि नॉर्मली लोग जो गोवा को जानते हैं वो बीचेस, फूड, ड्रिंक्स इस तौर पे जानते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट साइड ऑफ गोवा। हुँ, कैसा है कि हिस्टोरिकल गोवा है, राइट फ्रॉम पोर्चुगल इरा। वहां पे बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं जो कोई नहीं जानता। और काफी सारी रॉ ब्यूटी है। कई जगह पे तो ऐसी जगह है जहाँ पे तो 3000 इयर्स ओल्ड, मिलियन इयर्स ओल्ड पुरानी जगह है, रॉक्स हैं, ऐसी भी जगह हैं। तो ये सब हमारे वो है। अभी हम लोग काफी सोशल मैसेज भी दिए हैं शॉर्ट फिल्म के जरिए में, चाहे वो रोड सेफ्टी हो हुँ। या बच्चे से रिलेटेड हो या किसी मतलब बहुत ही मैसेज करने वाली जी, शॉर्ट फिल्म है जिस तरह से वो। क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइट। तो आपने अभी तक ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि लक फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपके पास कितना भी पैशन रहेगा, कितने भी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, जब तक लक ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ है क्या कि लक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है? तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। तो मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक है। जैसा कि मैंने अभी बीच में बोला था कि इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव। हुँ,
क्या होता है कि इंसान सिर्फ लक के भरोसे भी छोड़ दे तो मतलब लक आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा। राइट। आपको स्टेप आउट भी करना पड़ेगा। आप यदि सोचते हो कि मुझे ये करना है, तो आपके लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको वो एक नॉट एग्जैक्टली बहुत बड़ा जुनूनी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसा है थोड़ा जुनून पैशन होना भी जरूरी है। मतलब वो काम को आपको शिद्दत के साथ करना भी जरूरी है। तो जब आप इनिशिएटिव लोगे और उस जोन में जाओगे और आप काम करोगे और आप इनिशिएटिव लोगे, तो आपका लक साथ देगा। हाँ, काम ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन कैसा है कि आपको ट्राई तो करते ही रहना है ना। और कैसा है कि ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कई लोगों ने काफी सालों तक स्ट्रगल किए हैं। राजू श्रीवास्तव जी कम से कम 8-9 साल उनका स्ट्रगल रहा, तब जाके एकदम टूवर्ड्स द एंड उनको एक फेम मिला। और मतलब आज भी वो एक लेवल पे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप भी कर दिया था। अमित जी इतना बड़ा एग्जाम्पल है इंडस्ट्री के कि हम सब सुनते हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया था और वो ही वाज गोइंग बैक एंड ट्रेन पकड़ने ही वाले थे, तब उनको कॉल आ गई। तो दैट इज लक, यू नो। लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया था ना, यहाँ आए और उन्होंने मेहनत की, लोगों से मिले, मुलाकात की, कोशिश भी की, छोटे मोटे रोल्स भी किए। जब अमित जी का डाउनफॉल था, तो जहां उनको काम नहीं भी मिल रहा था, तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में आए, बड़े पर्दे से। उस टाइम पे बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। राइट। तो आज तो सभी लोग आने लग गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी काफी सर 10-12 साल पहले कहीं ये सोचा था, आज उस स्टेज को पार करते या करते आप यहाँ पे आ गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे पहुंचना था, या और भी कुछ है जो अभी आगे अचीव करना है, कुछ आगे के प्लान्स है? नहीं, डेफिनेटली मुझे बहुत आगे बढ़ना है। और ये तो एक अभी तो मैं छोटा सा स्टॉपेज भी नहीं बोलूंगा इसको। लेकिन कैसा है कि मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करना है, बहुत ही बड़े लेवल पे करना है। और मैं अपने आप को बहुत दूर देखता हूँ। अभी डेस्टिनेशन दूर भी है और उसके लिए हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं और अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फेज है, ये हाँ, मैं इसको एंजॉय जरूर करता हूँ। अभी जो भी हो रहा है अच्छा है, और जो काम में क्वालिटी वर्क करता हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई जॉब नहीं है जो आपको इतना सेटिस्फाई करे। तो आई एम रियली हैप्पी। मगर मुझे बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत ही आगे जाना है। तो काफी से किस्से आपने मतलब अभी तक काफी इवेंट मैनेज किए, काफी सेलिब्रिटीज मैनेज किए, तो काफी ऐसे किस्से भी होते हैं जब हम इस फील्ड में आते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग टेस्ट, उनके अलग अलग किस्से। तो ऐसा कोई किस्सा है, कोई फनी किस्सा है, कोई एक यादगार किस्सा है जो आपको याद है एज अ मेमोरी? तो ऐसा कुछ हुआ है जो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मैंने काफी कुछ इवेंट्स में एंजॉय भी किया है और शूट पे भी एंजॉय किया है। मैं आपको एक बहुत ही फनी चीज बताता हूँ, लेकिन बहुत एम्बैरेसिंग भी थी। क्या हुआ कि हम लोग एक चैट शो कर रहे थे विद प्रियंका चोपड़ा। तो क्योंकि मेरा नाम निक है Okay. तो क्या हुआ कि वहां पे सारे लोग निक निक कर रहे थे, कि अरे निक ये, क्योंकि बिकॉज आई एम दी इंचार्ज। और तो मतलब शी वाज सरप्राइज्ड, कि अरे निक मतलब निक तो नहीं आ गया। और मतलब उसको ये लगा कि कहीं कुछ सरप्राइज तो नहीं है, और ये था। लेकिन अल्टीमेटली इट वाज मी वो काफी एम्बैरेसिंग भी था और काफी सरप्राइजिंग भी था। तो ठीक है। तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी आया है जिसके साथ आपका काफी यादगार, जो आपने स्टार्टिंग पीरियड में, मतलब कोई ऐसा एक पुशअप होता है हमारे करियर के लिए जो हमें हमेशा याद रहता है, तो वो एक पुशअप कौन सा था जिसने करियर को आपके बहुत अच्छा स्टैंड दिया, या फिर हम कह सकते हैं लेवल 1 से आप लेवल सीधा 5 या 6 पे आ गए? तो देखिए, आर्टिस्ट के बारे में तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आर्टिस्ट, अभी हम लोग कैसा है कि आर्टिस्ट लोगों से बहुत ही प्रोफेशनल टर्म्स पे काम करते हैं। हाँ, मतलब बॉन्ड बन जाता है काम करते करते, एंड पर्सनली आप ईच अदर। और लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म हम लोगों के बीच में रहता है। जैसे सपोर्ट की जहां तक बात आती है, तो सपोर्ट आपको आपके लिए खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ में सिचुएशंस ऊपर नीचे होती रहती हैं।
आपको यदि आप सोचोगे कि कोई आर्टिस्ट आपको सपोर्ट कर दे या इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल जाए, तो आप खुद को सपोर्ट करोगे तो सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सपोर्ट तो हम लोगों के बीच में एक प्रोफेशनलिज्म जरूर रहता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, मैं मेरे को अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है या मुझे आई नीड हेल्प। तो ये भी चीज नहीं हो सकती है। तो क्या होता है कि पर्सनल बॉन्ड अलग चीज है, व्हेन इट कम टू प्रोफेशन वो अलग चीज हो जाती है। तो ये है। तो हाँ, कुछ क्लाइंट्स वगैरह हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, तो कैसा होता है कि एक पर्सनल बॉन्ड भी बन जाता है, दे नो माय टर्म्स एंड कंडीशंस, और वो लोगों को भी कंफर्टेबल हो गए। तो हाँ, वो सपोर्ट ऐसा रहता है कि जो मेरे साथ काम करता है तो वो मुझसे वापस जुड़ता है, और मेरे रिलेशंस भी सालों साल से बने रहते हैं। वो अपने रिलेशंस मेंटेन करना सीखा है कहीं ना कहीं। अब ये सवाल ऐसा है कि जैसे हम सोचते हैं काफी बार कि हमें अभी ये करना है, आगे करना है। जैसे आपने एक पैशन रखा था काफी साल पहले, उसे पूरा करते करते अभी यहाँ पे आए, और अभी आपने ऐसा बताया कि एक कैमरा को फेस करने की चाह है, कैमरा के आगे आने की चाहत है। उससे ज्यादा अभी लोगों को ये रियलाइज हो चुका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आना काफी जरूरी है। मतलब कितने भी बड़े स्टार्स हो, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हर कोई आना चाहता है। तो आपने भी अभी एक चाहत रखी है कि डॉक्यूमेंट्री करनी है, आगे और भी प्रोडक्शन में उतरना है, एक्टिंग में उतरना है। तो कौन सा जॉनर में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है? जैसे हॉरर हो, थ्रिलर हो, रोमांटिक हो, आपका कौन सा एक जॉनर रहेगा? तो आपने मुझसे अभी पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सा जॉनर पे आप काम करना पसंद करेंगे, कैसे पर। देखिए, ये वर्क टू वर्क पे डिपेंड करता है। कैसा है कि अभी आजकल एक स्टोरी सिलेक्शन होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे आप ओटीटी पे भी जाएं या चाहे फिल्म्स में जाएं या सीरियल में जाएं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसका सब्जेक्ट क्या है, और ये पीपल को कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इंसान वही चीज बनाना चाहता है जो लोगों को कनेक्ट कर सके। तो वहां पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, और मैस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इट कुड बी एनीथिंग, मे बी रोमांस, हॉरर, थ्रिलर, कुछ भी हो सकता है। तो 10-12 साल पहले एक सपना देखा था आपने, और वो सपना कहीं ना कहीं अभी इतने बड़े स्ट्रगल के बाद आप यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो है वो सरफेस है जहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ, या फिर कुछ है जो और स्टेप्स चलने हैं, एक लेवल अप होना है, कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ है जो बाकी अचीव करने का अभी भी? देखिए, इसके दो जवाब हैं। जैसा कि आपने आर्ट मूवी का बोला, तो आजकल वैसी आर्ट मूवीज आती नहीं है। आजकल आर्ट मूवी भी काफी कमर्शियल हो गई है, आप भी जानती हैं। पहले ऑफ बीट फिल्म्स आती थी, अर्थ है, अर्ध सत्य है, इस तरह से फिल्म्स आती थी। लेकिन आजकल की मूवीज, जो आर्ट की मूवीज हैं, वो काफी कमर्शियलाइजेशन हो गया है। दूसरी बात, मैं वही सब्जेक्ट पसंद करता हूँ जो लोगों को कनेक्ट करे और जो लॉजिकल लगे। मतलब कैसा है कि मैं कंप्लीटली, थोड़ा बहुत एक्शन है तो चलो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं हूँ कि मतलब पहाड़ से कूदेंगे और फिर मतलब खाई में जाके से अटक जाएंगे, या प्लेन के ऊपर चढ़ के और कूद जाएंगे, या जो भी कर देंगे। मुझे ये सारे सब्जेक्ट मेरे को टेम्प्ट नहीं करते। मेरा जोन ये है कि मैं एक बहुत आम इंसान की तरह सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या इश्यूज हैं, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसा एनवायरनमेंट चाहता हूँ, और कैसा सब्जेक्ट होता है जो डे टू डे बेसिस पे लोग कनेक्ट कर पाए। तो चाहे मैं भी, आज देखिए लाइफ में, सबकी लाइफ में रोमांस भी होता है, क्राइम भी लोगों जानते ही हैं, लोग रहता ही है जितने क्राइम होते हैं। प्लस लोग मतलब कुछ सस्पेंस, थ्रिलर, इससे भी लोग कनेक्ट करते हैं। तो व्हाट एवर, इट डिपेंड्स कि सब्जेक्ट कैसे पब्लिक को छू सकता है। आपको चूज ही होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वॉट एवर कम्स तो आप उसको हाँ बोल दें, ऐसा नहीं है आंख बंद करके, क्योंकि दैट इज नॉट गुड फॉर योर करियर। क्योंकि क्या होता है कि आपको
शॉर्ट लिस्ट करके उसको एग्जीक्यूट भी करना है और लोगों को पसंद भी आना चाहिए। आप ऐसी चीज कर लें जो लोगों को पसंद ही नहीं आएगी और जो कनेक्ट ही नहीं कर सकते तो उसको करके कोई फायदा है नहीं। तो ये मेरा थॉट है। तो अभी कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा है दिमाग में आपके कि आपको क्या करना है, मतलब आप पूरा सेटअप कर रहे हैं ऑडियंस बेसिस पे। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब काफी ऐसे यंगस्टर्स है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब काफी बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा ऑन कैमरा अगर लग साथ नहीं देता तो हम ऑफ कैमरा जाएंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोडक्शन में भी अभी काफी मतलब एज ऑफ 19-20 से बच्चे उतरने लग जाते हैं। तो उनके लिए क्या स्ट्रगल मैसेज, एक सोशल मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से रिलेटेड उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा उस बारे में कि आज का जो माहौल है वो टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छा है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो आप जो भी कुछ बढ़ना चाहते हो, आजकल मैं ये भी देखता हूँ इतना सब होने के बावजूद लोग निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आज पॉजिटिव साइड देखा जाए तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। आप नॉट इवन इंडिया, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से बैठ के कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप जो कर रहे हो, जो करना चाहते हो उसको करो, पैशन के साथ करो और इनिशिएटिव लो। लेकिन कैसा है कि उसमें आप मतलब कैसा है, आप जो सोचते हो उसको एग्जीक्यूट भी करो। मतलब खाली सोच लेने से नहीं होता है, और जब आप करते हो तो हो सकता है कि एक बार में तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी चैलेंजेस। अब कोई इंसान बढ़ता है तो लाइफ में हमेशा सूदिंग जर्नी नहीं रहती है, तो उसमें कैसा होता है बहुत टफ टाइम्स भी आते हैं। तो आपको उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने स्किल्स पे भरोसा रखना है। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए और आप ये सोचिए कि मैं सिचुएशन को हैंडल करते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको पेशेंस नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, और फ्रस्ट्रेशन होगी तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे और फिर आपको लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या ऑल्टरनेट कुछ कर लेता हूँ। तो आप तो पहले मेंटली स्ट्रांग रहो, अपने स्किल्स पे भरोसा रखो और आप उसका इनिशिएटिव लो पेशेंस रखते हुए, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करो कि हाँ सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन एंड ऑफ द डे आप पहुंच जाएंगे। तो बस यही एक मंत्र है विच विल कीप यू गोइंग। तो मेरा और मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट। जो आप चाहते हैं वो मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ ड्रीम्स क्या होती हैं लोगों की, और वहां पहुंचना डेस्परेटली चाहते हैं लोग, और नहीं मिले तो क्या फीलिंग आती है, मैं आई एम थ्रू दैट। तो कहीं ना कहीं उस फीलिंग से जाने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली। बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब जाते हो तो ये सोच के जाइए और आगे बढ़िए कि अब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है और मैं ऐसा आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आएगी ही। आपको प्रिपेयर रहना है, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो आज की लाइफ में। तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ये सारी चीजें जरूरी हैं, विच विल कीप यू गोइंग।